बोर्ड क्लास के लिए 10th क्लास के लिए चैप्टर 11 का क्विक रिवीजन करते हैं। और चैप्टर 11 का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कटे हुए हैं कि इसमें आई का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस नहीं आएंगे, आई के डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। जो चैप्टर आपका इसमें आने वाला है ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तन है। ये सिलेबस है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर सिर्फ प्रिज्म या ग्लास स्लैब के अंदर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण कि कैसे प्रकाश है वो 7 रंगों में टूट जाता है, और प्रकीर्णन कैसे स्कैटर होता है, और एक दैनिक घटनाएं हैं कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है अस्त होते हुए या निकलते हुए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिज्म का कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म के अंदर 2 त्रिभुज आकार के आधार होते हैं और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, और ये पृष्ठ एक दूसरे से झुके हुए होते हैं। जैसे ये दिख रहा है प्रिज्म, इसमें हम आगे देखते हैं कि प्रिज्म कैसे काम करता है और कैसे आप रे डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है। जैसे एक प्रिज्म है वो एक त्रिभुज के आकार का होता है, आपने ऐसे ड्रॉ किया, उसको आप लेबल कर देंगे ABC। तो यहाँ से जो कोना है यहाँ से आप डॉटेड लाइन में लंब खींच दें, और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन में लंब खींच दें। ये आप आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पर रे लेनी है। जैसे ये वाली रे है आपतित किरण PE, तो यहाँ पे एक रे आई, इसको एरो से शो करेंगे। तो ये विरल माध्यम है, ये वाला विरल माध्यम है फर्स्ट, और ये डेंसर माध्यम है सेकंड, सघन है सेकंड, फिर एयर आ जाती है फर्स्ट। तो जब विरल से सघन में जाएगी पहले माध्यम से दूसरे में जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे आसान नहीं हो जाएगी, आपको इसको O या O' से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं, ये बन जाएगी अपवर्तित किरण। फिर उसके बाद ये सघन है सेकंड वाला माध्यम, और फर्स्ट वाला विरल है। फिर ये जाएगी सघन से विरल। तो प्रकाश का अपवर्तन का क्या रूल होता है कि जब सघन से विरल में आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है विरल में जाते सघन में स्पीड कम होती है, विरल में जाते जाते वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो लंब से दूर चली जाती है और वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि हर एक रंग का जो विक्षेपण है वो अलग अलग होता है, अलग अलग एंगल से वो विक्षेपित होता है, जिसके कारण वो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपतित किरण क्या है, जैसे PE, ये वाली जो किरण है जो मैं रेड लाइन शो कर रही हूँ, ये आपतित किरण है। ये वाली EF है, ये अपवर्तित किरण है क्योंकि अपवर्तन हुआ, सघन माध्यम में गई। FS, ये वाली जो रे है ये निर्गत है क्योंकि बाहर निकली है प्रिज्म से, और 7 रंगों में यही निर्गत किरण है वो टूट जाती है। जो एंगल A है दिस इज कॉल्ड प्रिज्म कोण, और ये एंगल I है, दिस इज एंगल I, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। एंगल R यहाँ पर है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। जो निर्गत किरण के साथ जो एंगल E है इसको बोलते हैं निर्गत कोण। और D एंगल बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिज्म के अंदर एंगल D को विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण की परिभाषा यहाँ पर है कि जब भी कोई आपतित किरण और जो निर्गत किरण को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है उसको विचलन कोण कहते हैं। और एक आता है प्रिज्म कोण। इसके अंदर बस 2 ही चीज़ें हैं, एक प्रिज्म कोण, एक विचलन कोण। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच 2, जैसे अभी बताया मैंने, 2 त्रिभुजाकार होती हैं और 3 आयताकार होती हैं, और उससे ये प्रिज्म बना होता है। तो उनके जो 2 फलक हैं, 2 फेजेस हैं, उनके बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो ये प्रिज्म के बात है। ऐसे ही ग्लास लैब का अगर आपको अपवर्तन का देखना है तो मेरे सुपर विज्ञान चैनल पे जाके आप एक्सपेरिमेंट्स में देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है कि प्रिज्म के द्वारा जो श्वेत प्रकाश है उसका विक्षेपण क्या होता है। विक्षेपण का मतलब डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, यानी जब जो सफ़ेद प्रकाश है जब वो 7 रंगों में बट जाता है उसे विक्षेपण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 शब्द इसमें आपको ध्यान रखने हैं, विक्षेपण, प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन। इन्हीं के इर्द गिर्द सारा आपके क्वेश्चन है वो सोल्व होंगे। तो विक्षेपण का कारण क्या है, सबसे पहले विक्षेपण का जो कारण है वो क्या है कि जो सफ़ेद रंग है प्रकाश का वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और सबका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। जब भी प्रिज्म से होकर गुजरता है ये प्रकाश तो वो अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं, और जब भी हम प्रिज्म की बात करते हैं इस तरह से आपको 7 रंग दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। जब हम लंब से बात करेंगे तो उनका एंगल है वो अलग अलग होगा। जो ऊपर है विबग्योर ऐसे स्टार्ट होता है, VIB
GYOR, मतलब नीचे वाला जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है और ऊपर होता है रेड। जो कम झुकता है, जो कम डिफ्लेक्ट होता है, वो होता है रेड कलर, कम एंगल पर, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ये नोट करने वाली बात है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जो बैंगनी रंग है, वॉयलेट कलर है, वो सबसे कम होता है। इसलिए जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम मुड़ेगा और बैंगनी रंग है वो ज़्यादा मुड़ेगा, तो उसको ज़्यादा एंगल होता है। और नीचे विबग्योर आप देखोगे जब भी रेनबो होता है, ऊपर जो डोमिनेटिंग कलर होता है वो रेड आपको मैक्सिमम दिखाई देता है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। उसके बाद आता है, कई बार पूछ लेते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम, वर्ण मतलब रंग, क्रम मतलब सीरीज, और स्पेक्ट्रम मीन्स वही कि जब 7 रंगों का एक बैंड जो बनता है, जब प्रकाश की जो श्वेत लाइट है या जो सफ़ेद रंग है वो 7 रंगों में जब एक बैंड की फॉर्म में, जैसे आप रेनबो देखा होगा आकाश में, तो आपने रेनबो के अंदर 7 रंग जो दिखाई देते हैं वो वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। और वो वर्णक्रम होता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स हैं जिससे एक सफ़ेद प्रकाश है 7 रंगों में टूट जाता है। और न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, और न्यूटन ने ये भी बताया कि जब ये 7 रंग, जब हम प्रिज्म को उल्टा करके रखते हैं दूसरे प्रिज्म के सामने, तो दोबारा से एक वाइट लाइट है वो बन जाती है। उसके बाद आता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ दैनिक एग्जाम्पल्स भी हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और पृथ्वी की जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जब भी हम पृथ्वी के आसपास होते हैं तो यहाँ पे सघन माध्यम ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो विरल माध्यम बढ़ता जाएगा। मतलब अगर यहाँ सघन है तो यहाँ कम है, यहाँ कम है तो उससे भी कम और ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जहाँ पर तारे होते हैं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि तारे पृथ्वी के बहुत दूर होते हैं और वो बिंदु प्रकाश, एक सोर्स ऑफ जो लाइट है वो जस्ट एक पॉइंट है, और जहाँ से जो किरणें हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल से अलग अलग अपवर्तनांक वाले अलग अलग परतों से गुजरती हैं, वो मुड़ती हुई आती हैं, जिसके कारण जो किरणों का पथ है वो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, और जिसके कारण हमें टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं। लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कई बार ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा पास होते हैं, उनका जो प्रकाश होता है वो परावर्तित हो जाता है, वो पॉइंट साइड सोर्स नहीं होते, और वो जब हमारी आंखों में वो लाइट आती है तो वो हमें कुल परिवर्तन का उसका जो औसत मान होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि तारे हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। माना कि यहाँ पृथ्वी पे कोई बच्चा खड़ा है या हम खड़े हैं, तो यहाँ पे लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। माना कि यहाँ पर स्टार है, तो यहाँ से जो लाइट आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक लंब डालूं, ऐसे लंब डालें, तो ये मैंने बताया अभी अभी पृथ्वी के पास सबसे ज़्यादा सघन माध्यम होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम होता है सबसे ऊपर, सघनता नीचे पृथ्वी के पास होगी, धीरे धीरे विरल माध्यम हो, स्पीड लाइट की ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर जैसे इसकी लाइट आती है, ये आपतित किरण बन गई, तो वही आपका मेथड वही यूज होगा, विरल से सघन में जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे फिर हम नॉर्मल डालेंगे नेक्स्ट लेयर के बीच में, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जैसे जैसे यहाँ पृथ्वी पे आते हैं तो यहाँ पर जो खड़ा है, बच्चा खड़ा है या कोई भी इंसान खड़ा है, यहाँ से जब वो तारे को देखेगा तो उसको ये तारा ऐसे दिखाने की बजाय ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। ये आप अगर पूछें कि तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसके पूरा डिटेल में आपको इसको एक्सप्रेस करना है और ये फिगर भी बनाना है कि इसका अपवर्तनांक है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आता है आकाश जो होता है, स्वच्छ आकाश और नीले रंग का क्यों होता है। अब नीला रंग क्यों, जो कोई भी रंग हमें दिखाई देता है, गुलाब लाल क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है, या पेड़ हरे क्यों दिखाई देते हैं, इसका एक ही कारण है कि जो वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को जिसका तरंग दैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा कम होता है, उसको अधिक प्रबलता के साथ प्रकीर्णन करते हैं। मतलब जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग का जो फार्मूला होता है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4।
इसको ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा एक तरंग दैर्घ्य का सिंबल है, ये लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ पर जो विबग्योर है, जो विबग्योर बना था तरंग दैर्घ्य, उसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी रंग की और सबसे ज़्यादा होती है रेड रंग की। तो तरंग दैर्घ्य रेड अगर ज़्यादा है तो कम स्कैटरिंग होगी, ब्लू है तो इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। और स्कैटरिंग जब ज़्यादा होगी, प्रकीर्णन ज़्यादा होगी, तो हमारी आंखों में जो लाइट आती है प्रकीर्णित होकर, उससे वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर लाल रंग दिखाई दे रहा है तो लाल रंग का प्रकीर्णन हुआ, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। हरा रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो हरे रंग का प्रकीर्णन है, बाकी कलर उसने अवशोषित कर लिए। तो प्रकीर्णनता के आधार पर हम उस चीज़ को दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है और उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें हर तरफ नीला रंग ही दिखाई देता है। जैसे रेनबो बनाए हुए हैं कांच के प्रिज्म में। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंद्रधनुष का निर्माण आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रधनुष के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है अपवर्तन, एक होता है विक्षेपण। सबसे पहली बात, एक आंतरिक रूप में इसके अंदर जैसे सूर्य की जो सबसे पहले जो सूर्य की विपरीत दिशा में वर्षा की जो बूंदें होती हैं, जैसे बारिश रुक जाती है फिर सनलाइट निकलती है, तो माना कि यहाँ पर सन है और इसके विपरीत दिशा में ये बूंद है पानी की, ये प्रिज्म की तरह काम करती है। जब इसके ऊपर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डालें तो ये सघन माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा। ये विरल माध्यम है क्योंकि एयर है, और जो बूंद है वो एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है, तो प्रिज्म है वो एक सघन माध्यम बनाता है। तो वही रूल फॉलो होगा, प्रकाश की लाइट है वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। लेकिन यहाँ पर आपका मिरर वाला केस आ जाता है। जैसे मिरर में था कि एक रे आई, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो ये आंतरिक, यहाँ पर जो ये रे आई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है अंदर, बूंद के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो परावर्तन हो रहा है, आंतरिक परावर्तन बोलेंगे इसको, आंतरिक रूप से परावर्तित हो रही है। और फिर वो रे सघन से दोबारा इसमें आती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको हम विक्षेपण कहते हैं। तो रेनबो के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक अपवर्तन तो होता ही है, विक्षेपण भी है और आंतरिक परावर्तन भी है। और जैसे ही बूंद से बाहर निकलने के बाद जो प्रकाश है दोबारा से परावर्तित हो जाता है और हमारी आंखों को इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। तो आपका ये डायग्राम भी बनाना है अगर ये क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष का, और आपको ये बताना भी है। दूसरा आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कैसे होती है? जो वायुमंडल के अंदर बहुत सारे धूल के कण हैं या वायु के अणु हैं, धुआं है, जल की बूंदें हैं या धूल कण है, इनसे जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो एक किरण पुंज का रास्ता दिखाई देता है। जैसे किरण पुंज का मतलब एक बहुत ही एक बीम दिखाई दे, बीम ऑफ लाइट है वो हमें दिखाई देती है। उस घटना को हम टिंडल का प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी बंद कमरे में अगर एक थोड़ी सी लाइट आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो हमें धुएं के कण है वो दिखाई देते हैं या मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, तो वो टिंडल का प्रभाव है, जो हम 9th क्लास में भी पढ़े। टिंडल का प्रभाव क्या है कि जो हवा के अंदर प्रकाश की किरणों के जब निलंबित कणों से जब प्रकाश की किरणें टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो उसे टिंडल प्रभाव से जाना जाता है। और इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप टिंडल प्रभाव में डाल सकते हैं, जैसे घने जंगल में प्रकाश की किरणों का पथ दिखाई देना, या कोहरे में आपने देखा होगा जब भी फॉग होती है सर्दियों के टाइम तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स वो ऑन होती हैं हमेशा, क्योंकि हेडलाइट्स क्या है, टिंडल का प्रभाव फॉलो करती हैं। जो धूल के कण हैं जैसे लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो प्रकीर्णन हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं वो कण और हमें दूर तक का रास्ता दिखाई देता है। ऐसे ही धुएं से भरे कमरे में छोटे से छिद्र से आते हुए प्रकाश की किरणों के रास्ते में हमें बहुत सारे धूल के कण दिखाई देते हैं, दैट इज ऑल्सो टिंडल का प्रभाव। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल सा जो हम डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं कि खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के क्यों होते हैं? खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि उनका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और कोहरे या धुएं में सबसे कम विचलित होता है, इसलिए दूर से देखने पर हमें वो लाल रंग साफ साफ दिखाई देता है। उसका प्रकीर्णन कम होता है, विचलित नहीं होता वो रंग, और दूर तक हमें वही कलर दिखाई देता है। इसलिए हमेशा खतरे, चाहे रेड लाइट हैं या जैसे बिजली के जहाँ पर भी बिजली के एप्लायंसेस होते हैं वहाँ पर भी रेड कलर का होता है, तो खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमन आता है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त में 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद क्यों दिखाई देता है? कारण क्या है इसका? क्योंकि पृथ्वी के जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जैसे सूर्य की किरणें हैं, तो जब वो निर्वात से होकर पृथ्वी के सघन वायुमंडल में आती हैं तो अभिलंब की तरफ वो झुक जाती हैं।
जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त है वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, और इस कारण सूर्योदय के समय सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और जब अस्त होता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमेशा, जब मैंने पहले भी बताया तारे टिमटिमाते उसमें भी बताया कि पृथ्वी के पास जो भी वायुमंडलीय लेयर है, परत है, वहाँ पर सघनता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो विरलता बढ़ती जाती है। तो सघन माध्यम में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट अपवर्तित कर देते हैं एक तरह से वायुमंडल से, और वो लंब की तरफ मुड़ जाती है और वो हमें 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले दिखाई देता रहता है। तो इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, इनके बारे में आपको सारा देखना है। जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, न्यूटन ने ये सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश से जब किसी प्रिज्म में से जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, और वही 7 जब हम प्रिज्म को इन्वर्टेड रूप में उल्टा करके रखेंगे तो पर्दे पर हमें एक सिंगल सफ़ेद लाइट है वो दिखाई देती है। तो ये विक्षेपण का कारण, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग कोणों पे मुड़ जाते हैं, इसलिए वो विक्षेपित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है कि कई बार पूछा जाता है कि प्रकीर्णन किन किन बातों पर निर्भर करता है। स्कैटरिंग डिपेंड करती है कि कण का आकार क्या है आसपास, और उसका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है कि मतलब रेड है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो विक्षेपण कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, और तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को एक रेखा चित्र, जो मैंने पीछे बताया कि आपको ये डायग्राम बनाना है, और ये भी इम्पोर्टेंट वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सब चीज़ें इसके अंदर कि स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन सर, बहुत ही स्कोरिंग है। 10वां चैप्टर और 11वें चैप्टर में से 12 मार्क्स का आपका पेपर में आता है, तो इसमें से आपका ऑलमोस्ट 6 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आने के चांसेस होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करें, बहुत ही आसान चैप्टर है। आई थिंक आपको इसको वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए। ये कुछ फोकस पॉइंट्स है जो आपको प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।